और उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील भी जो है अपनी भागीदारी जो है जताएंगे। सभी जो बहुजन समाज है और जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो 31 जनवरी को जो है चुनाव आयोग का घेराव करेगी। देखिए ईवीएम मशीन जो है वो आदमी ने बनाई है, मैन मेड है, और जब चंद्रयान को धरती पर बैठे बैठे, भारत में बैठे बैठे जो है कंट्रोल किया जा सकता है, मोबाइल को, टीवी को, फ्रिज को, वॉशिंग मशीन को, सबको जो है कंट्रोल किया जा सकता है, तो ईवीएम को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता? तो ईवीएम को जो है हाईजैक जो है किया जा सकता है। जैसे कि 4 स्टेटों में जब चुनाव हुए थे तो एक ईवीएम मशीन जब खुली तो उसकी बैटरी 90% थी। अब आप खुद सोचिए, हम तार्किक होने चाहिए, हम लॉजिकल होना चाहिए कि एक मशीन जो पूरा दिन काम कर रही है उसकी 90% बैटरी कैसे रह सकती है काउंटिंग वाले दिन? यानी या तो उस मशीन को चेंज किया गया है। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारे जहन में ये लाते हैं कि चुनाव आयोग जो है ट्रांसपेरेंट, फेयर नहीं है। इसीलिए जो है चाहते हुए भी कोई ईमानदार कैंडिडेट है, कोई जो है मेहनत कश कैंडिडेट है, कोई गरीब कैंडिडेट है, वो कितना भी जो है मेहनत कर ले, लेकिन चुनाव कौन जीतता है? जिसकी रेप लिस्ट में अच्छी खासी जो है पकड़ हो, जैसे कि बृजभूषण शरण, पता नहीं कितनी बार सांसद उसे बना दिया गया है। और मुझे समझ नहीं आता कि भारत की पार्लियामेंट में जिसके ऊपर 1000 लड़कियों छेड़ने का इल्जाम हो और फिर भी उसकी कोई भी उसका बाल ना बांका कर पाए, तो ये देश कौन से सांसद और विधायक चुनने जा रहा है जो महिलाओं का शोषण करे, जो गरीबों का? और किससे होगा? अगर आप ये बताइए कि अगर मैं बता दूं कि ईवीएम बृजभूषण शरण ने 1000 लड़कियां छेड़ी है, उन्होंने उनका शोषण किया है, नहीं, अगर टीवी में ये बातें दिखाओगे तो क्या कोई भी महिला उसको वोट देगी? बिल्कुल भी वोट नहीं देगी। विदेशों में क्या होता है? विदेशों में जो है डिबेट होती है कैंडिडेट्स के बीच में, यहाँ पे तो कोई डिबेट ही नहीं होती। जितना भ्रष्टाचारी, जितना आपराधिक कैंडिडेट होगा वो उतना ही जो है जीतकर जो है पार्लियामेंट में पहुंचता है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। पर ये आरोप आप लोगों के है ना, चुनाव आयोग तो मना कर रहा है। अगर देखिए ये आरोप अगर मेरे हैं तो बताइए, अगर यहाँ पर सारे सांसद जो हैं बलात्कारी ना होते तो वो बलात्कार के खिलाफ ऐसा कानून बना देते कि बंदा जो है बलात्कार सोचता भी ना तो घबराता हो, लेकिन वो ऐसा नहीं यहाँ पर हुआ। आपने 22 जनवरी को देखा, 22 जनवरी को अगर राम के नाम के लिए कोई कुछ भी बोलेगा तो उसको जो है जेल है सीधा। तो दहशत का माहौल 22 जनवरी को जो देखने को मिला, तो ये दहशत का माहौल बलात्कारियों के खिलाफ क्यों नहीं मिलता हमें? ये दहशत का माहौल, ये दहशत का महल में नए भारत की शुरुआत हुई थी उस दिन। नए भारत की शुरुआत हुई थी उस दिन, नए भारत की शुरुआत हुई थी। यानी राम जिस तरीके से कहने पर, दूसरे को कहने पर अपनी पत्नी को बार बार चरित्रहीन कह के त्याग देता था, तो मुझे ऐसे राम राज्य की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे राम राज्य की जरूरत नहीं है कि जो शंभुक ऋषि को, जो भारत की जनता को पढ़ाना चाहे और उसकी जो है हत्या कर दी जाए, उसका वध कर दिया जाए। मुझे ऐसे राम राज्य की जरूरत नहीं है। मैं मरना मंजूर करूंगी, लेकिन मुझे जो अपनी पत्नी को, निर्दोष पत्नी को, गर्भवती पत्नी को छोड़ दे, मुझे ऐसे आदमी को पूजने की कोई जरूरत नहीं। दिल्ली में धारा 144, आप 31 तारीख को बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं ईवीएम के खिलाफ, ये तो संविधान के खिलाफ है। देखिए धारा 144 जो है वो जब जो है डॉक्टर ऋतु यूनिवर्सिटी में बैठी थी, हम लोगों के लिए डंडे लेके आए, शिक्षकों के लिए, धारा 144 उसके लिए थी। लेकिन जब 22 जनवरी को वहां पर भीड़ इकट्ठी थी, धारा 144 का बोर्ड लगा हुआ था। तो क्यों? राम के लिए कानून अलग और यहाँ की जनता के लिए, भारत की जनता के लिए कानून अलग। तो ये भगवान कैसा जो भेदभाव कर रहा है? ये भेदभाव तो नहीं होना चाहिए। भगवान वो होता है जो दूसरे की पहले सोचता है और अपनी बाद में सोचता है। उसे ये कहना चाहिए था भगवान को कि डॉक्टर ऋतु को पहले न्याय दो, उस पर चार्जशीट लगी हुई है डॉक्टर सविता रॉय पे, पहले उसको गिरफ्तार करो। और डॉक्टर ऋतु को जब तक न्याय नहीं मिल जाता, चाहे धारा 144 लगी हुई है, लेकिन इसका आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए। मेरा चाहे कोई नाम जपे या ना जपे, लेकिन उल्टा हुआ तो कैसा भगवान जो अपना नाम चमकाने के लिए धारा 144 की उल्लंघना कर रहा है। पर चुनाव आयोग तो मना कर रहा है ना, कोई गड़बड़ नहीं है। आप लोगों का ये प्रोपेगेंडा है, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देखिए इस देश की जो दशा है वो बता रही है कि मणिपुर में 3 महिलाओं का नग्न घुमाना बता रहा है कि सांसद पार्लियामेंट में सही सांसद नहीं बैठे हैं।